तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत ही बिजी मेरा स्केड्यूल चल रहा था। सम हाउ आई मैनेज्ड कि क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे था तो मैं शाम को पहले वापस आया अपने घर पे एंड देन मैंने आके आपके लिए ये ग्लोबलाइजेशन टॉपिक को तैयार किया। मेरी खुद की तैयारी इतनी अच्छी नहीं है इस बार तो बट आई होप चलो मैं आपको ये बेटर वे से समझा पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी ग्लोबलाइजेशन पे टॉपिक बनाने की। तो लेट स्टार्ट। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? बेसिकली क्या होता है कि कंट्री की जो इकोनॉमी है हम लोग इंटीग्रेट करते हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। मतलब कंट्री की जो जीडीपी की ग्रोथ है, जो पैसा है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ ताकि हम लोग म्यूचुअल बेनिफिट ले सकें, है ना। सारी कंट्रीज म्यूचुअल बेनिफिट ले सकें। तो इसमें क्या होता है, हम लोग अपने गुड्स की, सर्विसेज की, पीपल की फ्री मूवमेंट करवाते हैं ताकि कोई भी बैरियर ना हो बीच में, कोई टैक्स ना लगे, कोई कुछ ना हो। हम लोग अपना आराम से सामान बाहर बेच पाए, बाहर वाले यहाँ पे बेच पाए। ठीक है, तो एक तरह से एक ग्लोबलाइजेशन मार्केट बन जाती है जहाँ पे हम लोग इकोनॉमी लेवल के ऊपर जो है इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब इसके कुछ फीचर हैं, जैसे MNC कंपनीज होती हैं तो उनके ऑफिसेज बाहर भी होते हैं, है ना, फॉरेन कंट्रीज में भी होते हैं। तो इससे ग्लोबलाइजेशन जब होगी तो MNCs तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगी ना, क्योंकि MNCs के ऑफिसेज तो मल्टीनेशनल नेशंस में होते हैं, मल्टी नेशंस में होते हैं, तो उससे उनको बेनिफिट होगा ही होगा। देन ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी हम लोग बाहर यूज़ कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी हम लोग इंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे CT स्कैन की मशीन है, वो बाहर जितनी अच्छी है, बाहर मतलब USA में, कनाडा में, वो यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल है कि हम फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं, ठीक है, कंपनीज को ला सकते हैं, कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इकोनॉमी जो है वो इंटीग्रेट हो जाती है और दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट इस चीज़ का मिलता है। थर्ड पॉइंट है कि इंक्रीज इन कैपिटल ट्रांसफ़र अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। तो कैपिटल मतलब पैसा हम आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेशनल बॉर्डर्स के ऊपर एक दूसरे के। ऑब्वियसली जब हम भेजेंगे, सामान भेजेंगे, तो जिस कंट्री में भेज रहे हैं वहाँ पे उसको बेनिफिट होगा, है ना। तो कैपिटल एक्सचेंज, कैपिटल ट्रांसफ़र होगी। रीज़न क्या है ग्लोबलाइजेशन करने का? ताकि हम इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन कर सकें, दूसरों के साथ हम लोग जो है अच्छे रिलेशंस बना सकें, ठीक है। देन लिबरलाइजेशन को कर सकें, मतलब लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ट्रेड करो, ठीक है। MNC को ग्रो कर सकें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छी ग्रो हुई है हर एक कंट्री के अंदर, नाइक कंपनी है, ठीक है। ग्लोबल बैंकिंग कर सकें, यहाँ पे बैठे हम लोग अमेरिका का बैंक में पैसा जो है डाल सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। तो ये सारा ग्लोबलाइजेशन के कारण है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वर्ल्ड लेवल के ऊपर आप लोग जो है वो काम कर रहे हो ताकि जो आपकी इकोनॉमी है वो मैच कर सके वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी के साथ। अब ये ग्लोबलाइजेशन जो है इसके अलग अलग फेजेस हैं। तो सबसे पहला फेज़ हमारा जो है ग्लोबलाइजेशन का वो आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन 1। अच्छा, इसमें टोटल 4 ग्लोबलाइजेशन के फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1 जो थी वो वर्ल्ड वार 1 से पहले आई थी और यहाँ पे जो ट्रेड कॉस्ट थी वो बहुत रिड्यूस कर दी गई थी और यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी। आउटसोर्सिंग के थ्रू जो है ये ट्रेड को पॉसिबल किया गया था। मतलब आउटसोर्सिंग के थ्रू हम हेल्प ले रहे थे, आउटसोर्सिंग की हेल्प ले रहे थे ताकि हम ट्रेड को जो है वो लो कॉस्ट के ऊपर कर सके। तो इकोनॉमी जो थी वो खुद ब खुद ही बूस्ट अप हो रही थी, इसमें किसी की भी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, नेचुरल वे से था सब कुछ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ हमारा काम हो रहा था, स्किल के ऊपर काम हो रहा था ग्लोबलाइजेशन 1 के अंदर, जो कि वर्ल्ड वार 1 से पहले था। देन ग्लोबलाइजेशन 2 फेज़ आया जहाँ पे वर्ल्ड वार 2 के बाद की बात की गई, जहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिसीज़ बनी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, ठीक है। और ब्रेटन वुड ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंस्टीट्यूट बनाए, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ITO, ठीक है, एंड GATT, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे कुछ जो थे हमारे इस ग्लोबलाइजेशन 2 के अंदर बने। देन ग्लोबलाइजेशन 3 फेज़ आया जहाँ पे हमने
न्यू वर्ल्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया, जहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन आया, ग्लोबल वैल्यू चेन आया। ग्लोबल सप्लाई चेन मीन्स हम लोग बाहर कहीं पे भी जो है हाई टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन का मतलब है कि हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो शुरू हुआ, हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। और ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब है कि अगर तो हमारी वैल्यू चेन हाई है, इसका मतलब है कि हम लोग प्रोडक्ट्स बहुत सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ग्लोबल वैल्यू चेन लो है तो हम कम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ही हम ग्लोबलाइजेशन 3 से ग्लोबलाइजेशन 4 वाली स्टेज में आए, तो 4 में क्या था कि हम सारी चीज़ों को ऑटोमेटेड वे से करना शुरू हो गए। हमें मशीन का सहारा लेना पड़ा, हम रोबोट्स के ऊपर मूव कर गए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने लग पड़े। और ये कब आया? ये आया 2019 के अंदर, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने अंदर 2019 के अंदर कुछ ऐसी इन्वेंशंस लेके आए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईटी, ये सारी चीज़ों ने सारा कुछ ऑटोमेटेड वे से करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये और सर्विस सेक्टर को यहाँ पे जो है वो बेटर बनाया गया। 4G से 5G शिफ्ट हो गए, लोग दूर बैठे जो थे वो काम कर सकते थे MNCs में। जैसे मैं इंडिया में हूँ तो मैं USA की कंपनी ज्वाइन करके ऑनलाइन काम कर सकता हूँ। ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही पॉसिबल हुआ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस ग्लोबलाइजेशन फेज़ के अंदर। तो ये थी हमारी फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब चैलेंजेस की बात करेंगे तो कुछ देखो, जब ग्लोबलाइजेशन होगी तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो वहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। तो चैलेंजेस कैसे? चैलेंजेस लाइक ग्लोबल लेवल कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। ग्लोबल लेवल कन्फ्लिक्ट मतलब जब आपस में कंट्रीज इंटीग्रेट करेंगी, है ना, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग होगी। वो ऑनलाइन भी हो सकती है ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग करते करते कोई हो सकता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक कर दे। ठीक है, तो साइबर वॉर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। साइबर मतलब जो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर अटैक हैं, ऑनलाइन अटैक्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। देन इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का मतलब है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग है इस टाइम के ऊपर, तो वो इतनी ज़्यादा जॉब्स को जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डेवलप्ड कंट्री। तो कहीं ना कहीं जो है उनको इस चीज़ से बाहर होना पड़ता है कि वो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं उठा सकते। देन इनकम इनइक्वालिटी, सेम अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर है उनको, उनके जो वेजेस हैं, उनकी इनकम जो है आपस में मैच ही नहीं करेगी। ठीक है, अगर ग्लोबलाइजेशन होती है तो वहाँ पे कुछ जगह पे स्किल्ड पीपल होंगे, कुछ जगह पे लेबर पीपल होंगे, तो वेजेस कैसे डिसाइड करेंगे, ये मुश्किल हो जाएगा। देन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी मुश्किल है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम है। तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इन स्किल्ड और अनस्किल्ड की जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द ग्लोबलाइजेशन पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आया। कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन लाइकिंग, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। वैसे मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, बट मैं तो खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट हाँ आपको मैंने कोशिश किया है कि सब कुछ जो है डिटेल में पढ़ाया जाए। टेक केयर।